साहित्य समाज के निर्माण में साहित्य का बड़ा योगदान है। साहित्य के क्षेत्र से डॉक्टर विनय कुमार दुबे, HOD, PG कॉलेज, आज हम उनसे इस कार्यक्रम में जानेंगे कि साहित्य का क्या क्या योगदान है समाज के लिए, और सामाजिक विषयों पर उनसे बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विनय कुमार दुबे जी। मूल बिंदु के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि संयुक्त परिवार में बिखराव पर आपकी क्या दृष्टि है? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जी। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जी। इस क्रम में यदि आप देखेंगे तो पीढ़ियों का जो परिवर्तन है जी। वह समय काल के साथ परिवर्तित हो जाता है। समय ही परिवर्तन का मूल बिंदु है। समय ही परिवर्तन का मूल बिंदु है। जी। और क्योंकि उसके साथ साथ सोच बदलती है, समाज बदलता है, परिवार बदलता है। जी। और जब सोच बदलेगी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की, तो वह परिवर्तन होगा और मतैक्यता की स्थिति में पारिवारिक विखंडन होता है। उसके साथ अभी हम लोगों के बचपन तक, यानी कह लें कि 25-30 वर्ष पूर्व तक, 40 वर्ष तक काफी बड़े घर परिवार गांव में दिखाई देते थे, हुआ करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में जो वह प्रेम था, सद्भाव था, वह बिल्कुल विखंडित हो गया, क्योंकि भौतिकता ने अपनी चकाचौंध ज्यादा दिखाई और उससे सुखी होने के लिए मनुष्य की विचारधारा और उसकी जीवन पद्धति संकुचित हो गई। क्योंकि देखिए, हमारे यहां, चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, साहित्य का शिक्षक हूं जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस लिखा जी। और श्री रामचंद्र जी जैसे आदर्श स्वरूप की एक परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र को लेकर के जो भूमिका आपको दिखती है जी। वह आज विखंडित हुई है, क्योंकि उस तरह की सोच रह नहीं गई और समय के साथ वह सोच रह भी नहीं जाएगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने सुख संपन्नता के लिए इस भौतिकता के चकाचौंध में आगे बढ़ रहा है। विखंडन का मैं बहुत हद तक इसे दोषी मानता हूं कि व्यक्तिवादी सोच, व्यक्तिवादी सुख इसके अंतर्गत ज्यादा काम किया है और भाई, बंधु, बहन, माता पिता तक के संबंधों को तार तार कर दिया है। आज जरूर आवश्यकता है कि हम थोड़ा मानवीय मूल्यों के साथ अपनी विचारधारा को अगर इससे जोड़ें, जैसे हमारे यहां कहा गया है कि संतोष ही परम सुख है। परम सुख। तो यदि संतोष शब्द जहां पर कुछ भी हृदय में संवेदना के, मैं ये नहीं कहता कि आज संवेदनशील प्राणी की कमी हो गई है। हैं लोग जो अपने परिवार को भी ले चलते हैं और दूसरे का भी परोपकार भी करते हैं, क्योंकि परोपकार में ही
जीवन का पूरा सरोकार होना चाहिए और यही जीवन है। लेकिन फिर भी आज का चकाचौंध मैं फिर कहूंगा कि उसे प्रभावित कर इसके रहा लिए है। सबसे ज्यादा दोषी किस चीज को मानते हैं, किस विचार को मानते हैं, किस चीज को? जैसे आपने एक व्यक्तिवादी सोच आपने बताई, विचार क्या पहले भी तो ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, व्यक्तिवादी सोच रही होगी, लेकिन इसी जमाने में, इसी 30-40 सालों में इतना ज्यादा विखंडन क्यों हो गया? इसलिए हुआ कि आपको मैंने उस पर बहुत ज्यादा बल्कि बल दिया हूं कि इधर 30-40 वर्षों में समाज बहुत तेजी से प्रगति किया है और इस प्रगति में भौतिकतावाद में भौतिकता ज्यादा आई है और यह भौतिकता ही ज्यादा प्रभावित की है मनुष्य को। मैं इसे ही दोषी मानता हूं। ये मूल्य यहीं से परिवर्तित हुए हैं। परिवर्तित। हाँ, चलिए, बड़ा अच्छा जवाब रहा। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न, इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है कि समाज में सामाजिक मूल्यों का बड़ा ह्रास हो रहा है, बहुत ही ह्रास हो रहा है। इस पर आपके क्या विचार? ये बिल्कुल लगता है कि कहीं न कहीं उसी से जुड़ी हुई कमी है और कह लेते हैं इसका भी जवाब लगभग वही है। इसलिए कि देखिए, मैं हर व्यक्ति का अपना घर है, परिवार है, समाज है, लेकिन हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में पड़ा हुआ है। यदि आप मेरे अपने हैं और प्रगति करके आप आगे निकलते हैं तो आपके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाए। अब ईर्ष्या शब्द तो आपने ठीक कहा, जरूर कुछ लगता है कि ये तो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, और वहां से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। मैं आपका शुभचिंतक हूं, लेकिन वहां से मैं ये देखता हूं कि ऐसे विचारधारा के लोगों की बहुत कमी हो गई जो इस सामाजिक विखंडन का कारण और सामाजिक संवेदना पर भारी पड़ रही है। हाँ, ऐसे कुछ विचार हैं, कहीं न कहीं से वो आ रहे होंगे, दिए जा रहे होंगे। देखिए, पर्यावरण है। हम जिस पर्यावरण में, जिस समाज में, आचार्य द्विवेदी जी ने एक जगह लिखा है कि जहां का जैसा समाज होता है उसी तरह का साहित्य होता है, उसी तरह का विचार होता है। तो आज की विचारधारा जो है वह निश्चित रूप से संवेदना पर भारी पड़ रही है और इसीलिए सामाजिक मूल्यों का ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है। और उसमें नितांत आप कहेंगे तो व्यक्ति का सुख उसके पीछे है। यदि उसको निकाल दें, थोड़ी सोच मनुष्य अपनी परिवर्तित कर ले, और इस पर पाश्चात्य सभ्यता का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हाँ, क्योंकि वैश्विक मूल्य हो गए, वैश्विक जीवन शैली हो गई, पद्धति हो गई। जीवन जीने में भी अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, हम तात्कालिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, आप स्वतः देख रहे हैं। तो वो जीवन पद्धति पर भी उसका तात्कालिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। नहीं तो हमारी सामाजिक संस्कृति तो यह थी कि पूरे परिवार, घर और समाज को लेकर के हम चले। जी, यही रहा है, यही रहा है भारतीय परिवेश, तो यही रहा है, परिवेश यही रहा है। लेकिन लगता है ना, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि जैसे किसी चीज पर प्रतिबंध लगा दीजिए कि इसको नहीं देखना, इसको नहीं करना है, तो उसकी धारा बहुत तेजी से टूटती है। बाढ़ का पानी अगर फैल रहा है, निरंतर बहाव उसका है, तो उतना तेजी से नहीं होगा। जब बांध दिया जाएगा और टूटने पर वो बड़ा तेजी से बहता है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस संदर्भ में यह लूंगा कि भारतीय संस्कृति का जो एक पक्ष चल के रूढ़िवादी व्यवस्था में परिवर्तित हुआ, जो कठिन स्वरूप लेकर के आया, जीवन जीने की शैली को लेकर के, सामान्य ढंग से, हम सहज ढंग से उस जीवन को नहीं जी पा रहे थे। एक दौर आया, जी आया वो पूरा मध्यकाल का इतिहास आप पढ़ते हुए यहां तक चले आइए, जब तक स्वतंत्रता या स्वतंत्रता के कुछ दिनों के बाद की स्थिति को देखें आप, तो बड़ा जगड़पूर्ण इतिहास हमारा है।
स्त्रियों के संदर्भ में, जीवन शैली की पद्धति के संदर्भ में, तो यह कहीं ना कहीं जब हम वैश्विक संदर्भों में लेते हुए अपनी जीवन शैली में आए हैं जीने की स्थिति में, तो परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है। इसका विशेष रूप से हमारे इस सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। इसीलिए लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। छटपटाहट में अब मूल्यबोध और संस्कृति दरकिनार कर दी। ये कुछ दिन के बाद धारा प्रवाह रुकेगा, मैं पूर्ण आश्वस्त हूं जी। ये कोई चीज चलती है तो आगे चल के ये पीछे देखते हैं कि ये तो मुझसे बड़ी गलती हुई है, मैंने बहुत चीजों को तोड़ दिया है, कहीं मुझे बोध रहा ही नहीं, और अंत में चल करके आदमी उस मूल्य के प्रति सजग होता है और प्रायश्चित भी करता है। तो यदि ऐसी विचारधाराएं जो आगे बढ़ी हैं, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि निरंतर उस पर विचार और मंथन चल रहा है, और ये गति कहीं न कहीं जाकर के रुकेगी। क्योंकि अभी विकास की परंपरा में हम चल रहे हैं तो बहुत सारे मूल्यबोध टूटेंगे। विकास भी इसका एक कारण है। विकास करने के क्रम में मानव मूल्य टूटता है, और जब हम विकास की उस श्रेणी पर पहुंच जाएंगे जिसकी हमने छटपटाहट है, तो निश्चित है कि फिर मुड़ करके देखता है कि जीवन का सत्य क्या है, अपने पीछे देखेगा और फिर वहां से मुझे आशा है, मेरी विचारधारा यही है जी। चलिए, इसी प्रश्न को बहुत स्पष्ट रूप से मैं पूछता हूं कि भारतीय समाज में, जैसे आपने पाश्चात्य की बात की, तो भारतीय समाज में फिल्मों एवं टीवी सीरियल्स, टीवी धारावाहिक, इनकी क्या भूमिका है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हर व्यक्ति और बच्चे से जुड़ा हुआ है, हर जीवन से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ जी। तो हमारे यहाँ नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, तमाम विधाएं हैं जिसके अंतर्गत हम सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, परोसते हैं जी। और उससे हम रचनाकार जब उसे परोसता है तो सामाजिक विसंगतियों से पाठक सीख लेता है, इसीलिए वे चीजें प्रस्तुत की भी जाती हैं जी। उसी प्रकार से सिनेमा भी एक विधा ही है जीवन शैली को प्रस्तुत करने की, सामाजिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आप सारे परिवार से लेकर के, घर से लेकर के, समाज से लेकर के हर स्तर पर देखेंगे तो सिनेमा के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन उसमें थोड़ी विसंगतियां आई, मैं आज सीरियल में भी देख रहा हूं। कुछ तो प्रकरण ऐसे समाज के लिए घातक हैं। चोरी कैसे की जाती है, बुराई को कैसे उद्घाटित किया जाता है, कैसे परोसा जाता है, ये चीजें हमारे समाज को व्यथित कर रही हैं। मैं व्यथित हूं इससे, इस पर रोक लगना चाहिए। ये तो परोस रही हैं फिल्में, और परोस रही हैं। तो हम जिस चीजों को जानते भी नहीं हैं, उसे भी वो बताने का काम करते हैं, और हमारे बच्चे आज सिस्टमैटिक तरीके से बताने का कार्य, सिस्टमैटिक ढंग से बताने का कार्य कर रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए। बहुत सारी हैं चीजें जो सिनेमा के माध्यम से, स्वस्थ चीजें भी आती रही हैं, आती भी हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तो एक पिक्चर आई थी जो टैक्स फ्री थी, संभवतः अगर मुझे याद है तो दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, या संतोषी माता, या बहुत सारे राष्ट्रीय हित पर फिल्में बनी हैं जो समाज को जागृत करने का कार्य करती हैं। हमारा ये साहित्य, ये फिल्म समाज को जागृत करने का कार्य करता है। वह स्वस्थ परंपरा की तरफ अग्रसर करता है, लेकिन उसमें भी नवयुवकों को, समाज को आकर्षित करने के लिए नग्नता और कुछ इस तरह की चीजें जो सांस्कृतिक चीजों का विखंडन कर रही हैं, मूल्यों का विखंडन कर रही हैं, उसे जो परोसा जा रहा है। अभी दिल्ली में घटना हुई है जिसमें साफ समाचार
पर दे रहा है, न्यूज चैनल पर दे रहा है, किसने इस फिल्म से, इस सीरियल से ऐसा लिया जी। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और देखता हूं कि अक्सर परिवार में किस तरह के हैं कि अगर वहां पर दिखाता है कि 10 लोग हैं तो एक दूसरे के प्रति सीरियल में किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, यह हमारे सामाजिक परिवेश के लिए, परिवार के लिए बहुत ही घातक है। और इस तरह की विचारधारा को, इस तरह के प्रदर्शन को सख्त रूप से रोकना चाहिए सरकार को। भाई मैं इसमें आपका पूर्ण रूप से 100% समर्थन करता हूँ। वो अपने आगे बढ़ने के लिए कार्य नहीं करेंगे, आपको पीछे ले जाने के लिए अपना आप अपने हैं सारी एनर्जी लगाएंगे। जी जी सारी जी एनर्जी लगाएंगे। हाँ, अपना ही बल्कि सोचते तो बुरी बात नहीं होती, दूसरे को आगे बढ़ाते, अपने आगे बढ़ाते। मेरी तो सोच ये रहती है कि यदि आप बढ़ रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा है, कम से कम आप आगे बढ़ेंगे तो मैं कह सकूंगा कि आप अपने हैं और कभी आप मेरा हित भी कर सकते करेंगे। जब आप कष्ट में रहेंगे तो आपसे मैं क्या कहूंगा, क्या करेंगे। तो यदि कुछ भी पॉजिटिव आदमी रखे जी तो हम सोच तो अपनी पॉजिटिव रख सकते हैं, अगले माले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा तो रख सकते हैं भैया आपको ईश्वर सुखी करें। सही है, हम आपके प्रति बुरा नहीं सोचेंगे। सही है। हम अपने को बुरा क्यों बनावें? क्यों? देखिए, व्यक्ति दूसरे का नहीं बिगाड़ता है, बुरा सोच करके पहले अपना बुरा कर लेता है। हम आपका बुरा सोचूं उससे पहले मेरा हृदय बुरा हो गया, जैसे मैं बुरे भाव से जल उठा, मेरे अंदर वो तृष्णा का भाव जो है, बुराई की तृष्णा का, वो इतना व्यापक हो गया कि मेरे हृदय को ही जला दिया। वो आप तक आज पहुंची कि नहीं पहुंची पता नहीं, मैं तो जल गया, स्वयं जल गया। मैं ऐसे लोगों का करता हूं सामना और फिर भी प्रणाम करता हूं। मैं कहता हूं धन्य है आपकी विचारधारा, आप बढ़ते रहें, फलीभूत हो, आप हमारे लिए जो सोचे कोई बात नहीं है, मैं तो मुझे ईश्वर फलीभूत करेगा जी। मैं तो इस चीज को इस रूप में देखता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो मुझे एक सीढ़ी चढ़ने का आपने मौका दे दिया। हाँ, क्योंकि जिस चीज को मैंने देखा, मैंने उसे पग जो है नीचे छोड़ दिया, अब मैं उससे आगे चढ़ गया। मैंने मान लिया कि वहां तक कीचड़ आ गया, अब उससे ऊपर चढ़ने की जरूरत है। एक हमारे गुरु प्रोफेसर रामनारायण शुक्ला जी को ठीक ढंग से खूब पान खाते थे, मस्त शैली वाले थे। कहते देखो जी, समाज है, कोई यदि निंदा करता है तो जान लो कि वह अब तुमसे प्रभावित हो रहा है, इसलिए निंदा कर रहा है कि तुम आगे चले गए हो, तो निंदा करने दो, आगे चलते जाओ। सर, किसी की बात कहीं बहुत अच्छी फिट बैठती है, क्योंकि विचारधारा अच्छाई चाहे छोटे बच्चे से मिल जाए या बड़े से मिल जाए, विद्वान से मिले कि मूर्ख से मिले, अच्छाई को लेनी चाहिए। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे है कि क्या धर्म और आध्यात्म इन मूल्यों को बचा पाएगा? हाँ सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। यह कि क्या धर्म और अध्यात्म इन मूल्यों को बचा पाएगा? इस परिवर्तनशील युग में हम आगे जाते हैं, लेकिन यह जब जीवन पद्धति का हमारा उभार होता है, हमारे जीवन जीने की शैली जो आक्रामक होती है, तब तक तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर हम जाकर के इसी की शरण में जाते हैं और शांति यहीं पर मिलती है। जैसे जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो 4 आश्रम हैं, यह निश्चित रूप से बहुत ही शोध फर्क है और इसके तहत हम अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन बदलाव की स्थिति में पहले भी मैं कहा हूं कि लोग मूल्यों को बोध नहीं रख जाता है। ये धर्म क्या है?
कहते हैं कि जो धारण किया जाए, जो स्वस्थ परंपरा के अनुकूल हो, धर्म किसी जकड़न में नहीं, जो जीवन शैली को बिल्कुल जीने के लायक न छोड़े, वो उसे मैं धर्म नहीं मानता। कोई उसकी कठोरता, कोई हार्ड लाइन नहीं है जी। एक वह भी, अरे कहते हैं कि यहां पर यदि आप हम देखें तो यह क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल सहज गोचर सुख राशि। ईश्वर का ही अंश तो यह आत्मा है। तो वह ईश्वरी जो धर्म गुण है, वो जो ईश्वरी तत्व है, उनके गुणों से अपलावित होना ही हमारा धर्म है जी। और वह ऐसा हो जो जीवन पद्धति को, जीवन शैली को सहज और सरल बनाने, सरल ढंग से जी सके, लेकिन उसमें आदर्श, मर्यादा और मूल्यबोध बना रहे। और यह निश्चित मैं कहता हूं कि इसके क्षरण को हमारा धर्म और अध्यात्म रोकेगा, और रुकता है व्यक्ति, रुकेगा नहीं, रुकता है जाकर के। एक समय जब आता है कि पीछे मुड़ करके देखता है कि क्या मैंने गलत किया है। मान लीजिए सबसे भले हुए मूड, जिन्हें जगत का कोई सुख दुख व्यापता ही नहीं, वो अपने ढंग से ही रहते हैं, तो बात छोड़ दीजिए। नहीं तो जो थोड़ा भी संवेदनशील, भावना प्रधान और बुद्धि के साथ जीने वाला है, समग्र रूप से पूरे सिस्टम पर विचार करने वाला है, तो सोचता है कि मैंने केवल अपना ही जीवन जिया है, क्योंकि पशु भी अपना जीवन जीता जी लेता है। हम मनुष्य हैं, सबसे ऊपर हमारा सिर दिया है, बुद्धि दिया है ईश्वर ने कि सोचो और करना क्या है, क्योंकि पर उपकार सरिसन भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर उपकार के समान कोई दूसरा भलाई का कार्य नहीं है, सबसे बड़ा धर्म वही है। तो हम जाते हैं और आज भी देखते हैं लोग ऐसा करते हैं, धार्मिक स्थलों पर ऐसे भी तमाम जगहों पर जाएंगे और दान पुण्य और धर्म करते हैं। बस सवाल यह है कि उसी दृष्टिकोण को जिसके निमित्त करते हैं, निमित्त तो करते हैं कि हमारी वृद्धि हो, हमारे वैभव साम्राज्य, हमारी सुख संपदा में वृद्धि हो, यश की प्राप्ति हो, लेकिन उसके साथ यदि वो सिर्फ एक चीज की वृद्धि और सोच लें कि जो हमारे अंदर संवेदना है। देखिए, संवेदना के साथ भी बुद्धि पक्ष को साथ लेकर के जीना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि केवल भावुक और संवेदनशील होकर के इस समाज में आप ठगे जाएं, इसलिए बुद्धि का पक्ष साथ होना चाहिए, समन्वयवादी योग होना चाहिए जीवन शैली का, जीवन पद्धति का, तभी आप जी पाएंगे जी। क्योंकि हर जगह आपको वैसे ही व्यक्ति नहीं मिलेंगे। जैसे मैं बहुत दिनों पूर्व एक आज तक पर देख रहा था समाचार जी। इलाहाबाद इंटीरियर की कहीं बात थी कि एक लड़की थी, किसी लड़के से प्रेम करती थी, वह भी उससे प्रेम करता था। क्या उसके मन में आया कि उसे लिवा करके वो जंगल में गया और कहा कि तुम यदि प्रेम करती हो मुझसे तो इस कार के आगे सो जाओ। तो उसने कही कि प्रेम करती हूं तुमसे, लेकिन कार के आगे सोना क्या है भाई? प्रेम करने से और कार के आगे सोने से क्या मतलब है? क्या मतलब है? लेकिन वह बार बार कह के भावुक कर देता है और लड़की जाके सो जाती है और कार उसके ऊपर चढ़ा देता है। एक न्यूज का मैं बता रहा हूं आज। अच्छा। हाँ, और कई बार चढ़ाता है और वो कोमा में चली जाती है, वो मरा जान के चला जाता है। फिर जैसे भी वो अस्पताल पहुंचती है, साल या 2 साल बाद वो ठीक अवस्था में इंटरव्यू दे रही थी, तो उससे पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कहेंगी लड़कियों को? तो कही कि मैं यही संदेश दूंगी कि वो किसी से प्रेम न करें। अब देखिए, प्रेम पूरी मानवता की सीढ़ी है जी। माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, बहन है, समाज है, गुरु है, शिष्य हैं, सब प्रेम पर खड़ा है, आधार है। लेकिन जो चोट खाया हुआ है, तो क्या वहां कमी रह गई? बुद्धि की कमी रह गई। कहो भाई, छत से कूद जाओ यदि प्रेम करते हो तो। अरे टूट जाएगा, हाथ पैर मर जाएंगे तो क्या प्रेम करेंगे भाई? तो बुद्धि को
साथ में रखना होगा, भावना के साथ भी बुद्धि का साथ नहीं छोड़ना है हमें। और निश्चित रूप से यह अध्यात्म और धर्म आज भी रोक रहा है, आगे भी रोकेगा। ये हर युग में त्रेता और द्वापर सतयुग का छोड़ करके रावण और कंस जैसे, दुर्योधन जैसे लोग रहेंगे तो समाज में रहते रहेंगे, यह भी विचारधारा चलेगी, साथ में राम और कृष्ण की भी विचारधारा चलेगी। और निश्चित है कि सत्य प्रताड़ित होता है लेकिन विजय उसी की होती विजय उसी है। की होती है। तो मैं इसी के साथ पूर्ण रूप से आशान्वित हूं कि यह जीवन शैली हमारी उसी के अधीन चलने पर सुखमय होगी। बहुत बहुत बधाई दूं इस बात पर आपको कि आपने पूरे समाज को जागृत किया और समझा दिया कि जी। धर्म और आध्यात्म का रास्ता पकड़ने से ही बेड़ा पार लगेगा पूरे परिवार और कुटुंब का और समाज का भी। जी डॉक्टर साहब, आप तो साहित्य के अध्येता हैं। सामाजिक मूल्यों के क्षरण को रोकने में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर कुछ जी निश्चित रूप से साहित्य का पूरा विकास यदि आप देखेंगे तो वह समाज के विसंगतियों के प्रति जागृत करने का संदेश देता है। जी समाज से जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, जी घर से, परिवार से, समाज से, क्योंकि व्यक्ति से घर बनता है, घर से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, राज्य से राष्ट्र बनता है। जी तो आप इस क्रम में पूरे साहित्य के विकास के क्रम को यदि देखेंगे तो वहां पर जितनी भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विसंगतियां आती हैं उसे रचनाकार, चाहे वो कवि हो, जी नाटककार हो, जी कहानीकार हो, उपन्यासकार हो, अपने रचना में उद्धृत करता है और पाठक उससे यह सीख लेता है। जैसे एक आध दो विसंगतियों का मैं उदाहरण देकर के समझाऊं आपको कहना चाहूंगा कि निर्मला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। निर्मला, हाँ, ये उपन्यास सम्राट हैं। वास्तविक में मैं इनसे बड़ा प्रभावित हूं एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में। जी जब मैं जितनी बार भी पढ़ता हूं इस निर्मला को तो बहुत सारे बिंदु ऐसे आते हैं जहां पर मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। दहेज, अनमेल विवाह जैसी ये कुरीतियां समाज में जो व्याप्त रही हैं, जी तो ऐसे बिंदु जब आते हैं तो हमारी हृदय पर और मन स्थल पर, मन स्थिति पर निरंतर प्रभाव डालते हैं कि हमसे इस तरह की बुराई समाज में न हो। मैं यदि अन्य लोगों को भी जागृत कर सकूं तो करूं। तो यदि मैं प्रभावित उस साहित्य से हो रहा हूं तो मुझे लगता है कि समाज भी प्रभावित होता है। तो साहित्य का बहुत योगदान है। जैसे निराला जी को उठा लीजिए, जी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, जी तो उन्होंने दमन का, शोषण का किया है। जी और जो ऐसे मठाधीश लोग रहे हैं जो समाज में मूल्यों का निर्माण अपने अनुकूल कराते हैं, उनके प्रति उनका विद्रोही स्वर रहा है और कहा नहीं, इसको तोड़ने से काम चलेगा समाज का। हम इस परंपरा पर चल करके समाज का भला नहीं कर सकते। तो साहित्य में बहुत सारे रचनाकारों को, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लीजिए, जिस काल में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं, समाज कई भागों में विभक्त रहता है। स्वयं हिंदू समाज, भारतीय समाज कह लें, भारतीय समाज कई भागों में विभक्त होता है और उसको जोड़ने का वे प्रयास करते हैं कि तो जब हमारा भारतीय समाज ही विभक्त रहेगा तो दूसरों से लड़ कैसे पाएगा। एक तो पूरा का पूरा आपको श्री रामचरितमानस में
पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जी एक आचार संहिता मिल जाएगी, है जीवन है। पद्धति मिल जाएगी, है। जीवन शैली है, कैसे हम जीते हैं। जी तो कहते हैं कि कौशल्या माता कहती हैं माता सीता जी को कि तुम मेरे आंखों के पुतली के समान हो। यदि हर सास अपनी बहू को इस तरह से प्रेम करे और बहू अपने मां को, इस सास को इस तरह से मां के समान माने, पति के प्रति समर्पित हो, राज्य का वैभव, दो राज, जनक की राजकुमारी थी, यहां की रानी थी, और सबको ठुकरा करके पति के साथ जाती हैं और पति के ही सुख दुख के हित मरती हैं। तो उसे फिर चलिए आगे, तो समाज में राम राज्य की परिकल्पना की बात आज तक कही जाती है। तो यह जो अवधारणा है साहित्यिक, वह निश्चित रूप से साहित्य के अनुसार यदि व्यक्ति आगे चले तो हमारे समाज का बहुत भला होगा। और मैं ये कहता हूं कि अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन गलत हो, नहीं तो 90% साहित्य सेवी व्यक्ति वह संवेदनशील होता है। अगर न होता हो तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसी विचारधारा उसमें निहित है। और जब हम इस विचारधारा को आत्मसात करते हैं अध्ययन के माध्यम से, तो वह दिखना भी चाहिए, परिलक्षित होना भी चाहिए। यदि हम किसी समाज में जाते हैं और किसी प्रवचन को सुनते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो उससे हमें प्रभावित होना चाहिए, यह हमारा धर्म है। यदि नहीं प्रभावित होते हैं तो हम संवेदनहीन हैं, संवेदना हमारे अंदर नहीं है, और वह समाज के कल्याण का कारक है साहित्य हमारा। आपने रामचरितमानस की कई बार बातें की हैं इस साक्षात्कार में, अगर कुछ पंक्ति उसकी बोलना चाहें जो आपको अच्छी लगती हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। स्व के सुख के लिए उन्हें इस पूरे रामचरित्र का वर्णन किया है, लेकिन वह स्व का सुख इतना बड़ा सुख हो जाए कि पूरे समाज का सुख हो जाए, तो हम ही नहीं पूरा समाज सुखी होगा। वह अवधारणा तुलसी की, वह स्वांतः सुखाय से यहां तक पहुंचती है, और हम यदि मानस को उसी धारणा से देखें तो निश्चित है कि यह समाज सुखी होगा। सुंदर कांड में जामवंत जी प्रेरित करते हैं हनुमान जी को, तो वहां से हमको यह बस सीख लेनी है कि जहां बुजुर्ग व्यक्ति रहता है अपना जी, और प्रेरित करता है, प्रेरणा का स्रोत होता है जी, सब लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जामवंत जी कहते हैं और हनुमान जी को कहते हैं, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काचु प्रसादी रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पानी, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयं पर्वताकारा। तो वहां जब राम काज के लिए कहते हैं तो हनुमान जी का बल जागृत हो जाता है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वहां पर हनुमान जी सक्षम थे, कहिए तो जो कहिए वो मैं कर दूं, लेकिन कहते नहीं, आदेश है, पता लगा करके आना है जी। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि हमें दिशा में जाना है, हमें सही दिशा में कर्म करना है, बहुत आक्रोशित होकर के और मुझे गलत परंपरा, गलत जीवन शैली का को प्रसारित नहीं करना है। तो हमेशा यदि जहां बुजुर्गों का सम्मान होगा, बड़ों का सम्मान होगा, जहां मर्यादाएं होंगी, हमें बड़ी शिक्षा इससे मिलती है जी, वहां समाज बहुत सुखी रहेगा और सही दिशा में जाएगा। हमें लगता है कि आपके इन विचारों से समाज को
और युवाओं को बहुत शिक्षा मिली होगी और हम समझते हैं कि इन विचारों पर चल के वो अपना जीवन धन्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।